देखिए बोर्ड दिख रहा है सबको। बोर्ड सबको दिख रहा है? ठीक है। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक काम करता हूँ मैं आपको वापस से देखिए ये मैंने आपको कहा था कि दिस इज एन हाइपोथेटिकल थ्योरी या मेथोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है, जो सिर्फ पेन और पेपर में है। ठीक है, तो बेसिकली रेजोनेंस जो है ये एक्सप्लेन करता क्या, अगर ये पेन और पेपर पे है सिर्फ, तो क्या एक्सप्लेन करता है। अब एक एग्जांपल देखिए, CO3 माइनस कह लो या 2 माइनस कह लो कुछ भी, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस चार्ज को लेके नहीं चल रहा। अब इसको अगर हम बनाएं तो मुझे ये स्ट्रक्चर कैसा देगा, कार्बन, इधर में ऑक्सीजन, इधर पे ऑक्सीजन, 1 2 और एक यहाँ पे इस तरीके से 3। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे चार्ज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, चार्ज को मैं साइड में रखता हूँ। अब देखो इस जगह पे, तो इसे 2 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम इसे नंबरिंग कर दें 1 2 और ये 3, तो इसे मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इसे फिर तीसरे तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो CO3 2 माइनस का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कितने तरीके से दिखा सकते हैं। एक तरीका ये हो गया पहला, जिसे फर्स्ट कर दिया, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, और ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर को हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो 1 2 और 3 है, इसे कहा जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। इसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए ये तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर काफी नहीं है समझाने के लिए। क्यों काफी नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को देखें, तो पहला देखो, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन और फर्स्ट ऑक्सीजन के बीच में, ये छोटा होगा एज कंपेयर टू कार्बन और सिंगल बॉन्ड जो 2 और 3 ऑक्सीजन एटम के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे ये डबल बॉन्ड जो है ये मेरा छोटा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। उसी उसी चीज से हम यहाँ डील करेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये मेरा छोटा होगा इसके और इसके कंपैरिजन में। वैसे ही यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये भी मेरा छोटा होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि किसके जगह पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो एनर्जी एसोसिएटेड है, वो एनर्जी भी फर्क दिखाता है। ठीक है, वो एनर्जी भी फर्क दिखेगा। अब क्यों दिखेगा? मान लीजिए अगर हम इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, तो
फर्स्ट स्ट्रक्चर को आप देखो तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कार्बन और फर्स्ट ऑक्सीजन के बीच में, इनको तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मुझे अलग एनर्जी लगना चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ अलग एनर्जी लगना चाहिए। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे तीन अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं और तीन अलग अलग एनर्जी भी मिलता है, तीन अलग अलग बॉन्ड लेंथ मिलता है। तो इसके वजह से एक स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है जो इसे डिस्क्राइब कर सके। तो इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस नाम का एक शब्द आता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इन तीनों को मिला के एक कंबाइंड स्ट्रक्चर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको लिमिटेड स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, लिमिटेड मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, ठीक है, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये 12th क्लास है, ऐसा नहीं है कि हम एमएससी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ रिसर्च वर्क कुछ आए या कुछ एक्स्ट्रा आए। तो इसका एक जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वो हमें इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। मतलब डबल बॉन्ड जो है वो किसी दो एटम के बीच में ना हो करके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है। तो इसका खासियत ये है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड अलग अलग एटम्स के बीच में आ रहा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर आता है। और ये देखा गया है प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकली कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हम जो ये तीन स्ट्रक्चर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो इसे ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगता है, और कार्बन और ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड से जुड़े हो तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें कितना एनर्जी लगता है। उन सब चीजों को हम एडअप करेंगे और तब जाके हम यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर का एनर्जी निकाल के लेते हैं, और तब बताते हैं कि ये तीनों स्ट्रक्चर और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके एनर्जी में कितना फर्क है। तो इसी तरीके से हम ये समझ के लेते हैं कि जो रेजोनेंस है वो बेसिकली मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के काम में आता है, ठीक है। तो रेजोनेंस का मेन मकसद या मेन समझाने का काम यहाँ पे यही है। वो यही कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम्स के ऊपर ना हो करके पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ताकि वो पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर सके। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक पॉइंट निकल के आएगा, एक कंक्लूजन है यहाँ पे। कंक्लूजन क्या है वो देखिए। सबसे पहला कंक्लूजन कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अभी रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मतलब एग्जांपल्स ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमें बेसिकली एग्जांपल्स ही समझना है। सबसे पहला चीज तो दिस इज मिथोलॉजिकल थ्योरी, मिथोलॉजिकल थ्योरी। उसके बाद इसमें एक और, इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, but the atoms remains constant in their position, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने का मतलब है
कि आप यहाँ पे देखो, हमने किसी भी स्ट्रक्चर में 1 2 3 और जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाया है, हमने किसी भी स्ट्रक्चर में जो पोजीशन है उस पोजीशन को हमने बदला नहीं है। ठीक है, कार्बन सेंटर में है, ऑक्सीजन ऊपर वाला जो है उसे हमने नंबर 1 दिया है, लेफ्ट वाला 2 एंड राइट वाला 3। तो हर स्ट्रक्चर में हमने यही दिया है। तो रेजोनेंस कहता क्या है कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं या रेजोनेंस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, तो वहां पे एटम्स का उलट फेर नहीं होना चाहिए, मतलब एटम्स की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। बदलना क्या चाहिए? तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन बदलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं, एटम्स मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एटम्स मूव कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट जो है ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, resonance structure have slightly less energy than the canonical forms। ठीक है, जो रेजोनेंस का जो लास्ट स्ट्रक्चर बनता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो इन सब से कम होती है। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? ये पॉइंट्स क्लियर है? ये पॉइंट में से सबसे अहम पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? देखो एक चीज और है, जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे ये इस टाइप का आपको एरो देना है, दोनों दोनों तरफ इसका मुंडी दिखाना है एरो का। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक तरफ दिखा के छोड़ दें। ठीक, आप दोनों तरफ ये सिर मुंडी दिखाएंगे और तब जाके आप फॉर्म्स को बनाएंगे। देन नेक्स्ट मैं चले आता हूं अब हमारा मेन चीज पे। मेन चीज क्या है? तो बेंजीन का रेजोनेंस। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। जो एक्चुअल में हम जो रेजोनेंस पढ़ते हैं, ये रेजोनेंस का जो एप्लीकेशन है ये हमें बेंजीन के कंपाउंड्स में देखने को ज्यादा मिलता है, क्योंकि बेंजीन मॉलिक्यूल्स जो है वहां पर रेजोनेंस के वजह से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वो स्टेबलाइज्ड है या नहीं। ठीक है, जैसे देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है लेस सॉरी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव स्लाइटली लेस एनर्जी देन द कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि देखो ये CO3 2 माइनस, इसका मतलब है कि इसका होगा तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। लेकिन हम अपने पेन और पेपर से क्या करते हैं कि हम इसको 3 अलग अलग स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो 2 डबल बॉन्ड है। देखो मैं इसे ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, इधर देखिए। इस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड जो है वो 2 है और जो डबल बॉन्ड है वो 1 है। ठीक है, तो जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी है वो 1 का जोड़ना पड़ेगा, 2 का जोड़ना पड़ेगा और 3 का जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसका एनर्जी, उसका जो बॉन्ड की जो एनर्जी है, बेसिकली जब एनर्जी की हम बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी होना होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी कहने का क्या मतलब है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड
तोड़ने की एनर्जी। तो ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी है वो इन तीनों के एनर्जी से कम पाया जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली देखा गया, इसीलिए कहा, इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव स्लाइटली लेस एनर्जी देन द कैनोनिकल फॉर्म्स। मतलब यहाँ पे हम तीनों को ऐड करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम चले आते हैं अपने बेंजीन के ऊपर। देखिए, बेंजीन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से दिखाना ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको मैंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया था इस तरीके का। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से कहाँ पे जाता है, इस एटम के ऊपर जाएगा, या एक तो एटम के ऊपर जाना चाहिए, और जाने के बाद हमें कैसा दिखाएगा, ये हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमें एक तो इस तरीके का दिखा सकता है, सिंगल बॉन्ड वाई और डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। अब देखो, इस जगह पे सिर्फ आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कीजिए। ठीक है, बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है और क्या नहीं जुड़ा हुआ है, या मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, फिर भी मैं इधर बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर है, C6H6। अब देखिए, जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है, इसे मैं इस तरीके से भी तो बना सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं बनाने के। मतलब जाहिर सी बात है, क्योंकि बेंजीन में ऐसा तो नहीं कहा गया कि हम या तो पहले से दिखाएं चाहे दूसरे से ही दिखाएं, तो दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं बेंजीन के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स को हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में आप देखो, आप बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर देखते होंगे, आपने जो किताब में देखा है या आपने कई बार बनाया होगा, आपने बेंजीन को ऐसे बनाया होगा। क्या देखे हो कि नहीं ऐसा? कितने लोगों ने देखा है? बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मैं इसे नंबर 3 दे देता हूँ। सबने देखा है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर के साथ। पहला स्ट्रक्चर मेरा ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाऊंगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होता है। तो ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है, इसे आप देखिए,
ये जंप करके कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, मतलब हमने कौन सा पोजीशन लिया, तो ये वाला पोजीशन देखिए, मेरा माउस जहाँ पे है, जो मैंने वाई लिखा है, वाई के पास जो मूवमेंट मैंने दिखाया है कि डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसे डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। डी लोकलाइज कहने का क्या मतलब है कि वो लोकलाइज्ड नहीं है, अपने जगह पे स्थिर नहीं रहता, इधर से उधर वो घूमता फिरता रहता है। तो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके कहाँ जाएगा, वाई के ऊपर। वाई के ऊपर अगर जंप करता है तो इस जगह पे आपको दो लोन, एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, इस जगह देखने को मिल रहा है। और दूसरा बॉन्ड है वो ज्यों का त्यों वहीं पर रहता है। अब जंप करेगा तो जंप करने के बाद मैं इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनाऊंगा, ऐसा। और बाकी के बॉन्ड्स को मैं ज्यों का त्यों उतार दूंगा। उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे हम। जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो, अब देखिए यहाँ पे मैंने मूवमेंट क्या दिखाया कि इस जगह पे नीचे में देखो जहाँ वाई है, वाई से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है नेक्स्ट वाले बॉन्ड के ऊपर, और तब जाके आपको यहाँ पे ये डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेगा इस बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस नेक्स्ट बॉन्ड के ऊपर, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड मूव करेगा नेक्स्ट वाले एटम के ऊपर। उसे हम इस तरीके से दिखाएंगे और तब जाके मुझे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मिलेगा वैसा मिलेगा। ठीक है, फिर मेरा ये इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करेगा इस वाले बॉन्ड की तरफ, और ये जो बॉन्ड है ये मूव करता है इस वाले एटम की तरफ, और तब जाके मुझे नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, वो इस तरीके का होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन विथ लोन पेयर, और यहाँ पे जो बॉन्ड पहले से बना हुआ है वो हमने वापस दिखा दिया। ठीक है, देन फिर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके कहाँ जाएगा, इस वाले बॉन्ड के ऊपर। और ठीक है, तो इस तरीके से आगे बनेगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए तो कितने स्ट्रक्चर बन गए। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस में आपको स्ट्रक्चर का ये नेमिंग करना बहुत जरूरी है। नेमिंग, सॉरी नेमिंग नहीं, नंबरिंग करना, 1 2, और ये नंबर आपका रोमन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो न्यूमेरिकल सिस्टम है 1 2 3 4 वो हम वो डाल देंगे। ठीक है, आपको इसी तरीके से रोमन नंबर से नंबरिंग करना है, 4, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखो हमारे पास रेजोनेंस का, सॉरी बेंजीन का दो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, अब देखिए हम स्ट्रक्चर 1 से चालू किया हमने, और कहाँ आके खत्म हुआ, तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2 पे आके खत्म हो गया। ठीक है, मतलब अगर हम रेजोनेंस को फॉलो करें तो हमको देखने को मिलेगा कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं
कि डबल बॉन्ड जो है ये अपने एक जगह पे नहीं रह के पूरे मॉलिक्यूल में घूमता रहता है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, बेंजीन को, इस डबल बॉन्ड को हम हर जगह तो दिखा नहीं सकते। जैसे देखिए, अगर मैं, कई बार कंफ्यूजन होता है कि बेंजीन को हम सर्कल से ही क्यों दिखाएं, ठीक है, कई बार दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आता है कि हम सर्कल से ही बेंजीन को क्यों दिखाएं। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, मतलब कार्बन नंबर 1 2 के बीच में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है 2 और 3 के बीच में है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो डबल बॉन्ड है ये किसी सिंगल एटम्स के बीच में ना होकर के पूरे मॉलिक्यूल पे एग्जिस्ट होता है। तो कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में इस तरीके का सोच लेता है दिमाग में, ठीक है, इस तरीके का दिमाग में बैठ जाता है। मतलब वो क्या करता है, हर किसी के ऊपर डबल बॉन्ड बिठा देता है। अब देखो, मान लीजिए हर किसी के ऊपर अगर हम डबल बॉन्ड बिठा दें, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, इधर पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ भी कार्बन। तो आप देखो, अभी कार्बन के 4 4 बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है, हर कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा पाऊंगा क्या? हाइड्रोजन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि कार्बन का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये बेंजीन नहीं रहेगा, ये सिर्फ कार्बन का एक साइक्लिक चेन बन जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। तो पूरा का पूरा हमने क्या किया, पूरा का पूरा जो हमारा जो बेंजीन का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ही हमने गायब कर दिया, ठीक है। तो इसको फिर इसी तरीके से दिखाया जाता है, इसे सर्कल से दिखाया जाता है, और ये कहा जाता है कि सर्कल का जो एग्जिस्टेंस है वो बताता है हमें कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो किसी एक एटम पे ना होकर के, मतलब कोई 2 एटम्स के बीच में ना होकर के पूरे मॉलिक्यूल्स पे लाई करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से बेंजीन को दिखाया जाता है, इसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक मेरा हो जाएगा कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म्स कहने का मतलब है जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक, ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन स्ट्रक्चर्स को समझाने के काम में जरूर आते हैं। और जो 6th स्ट्रक्चर है मेरा, ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पे भी एनर्जी का सेम फंडा है, यहाँ पे भी बॉन्ड्स का सेम फंडा है कि डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ में फर्क होगा, दोनों की एनर्जी में फर्क होगी। तो यहाँ पे पांचों को कैलकुलेट करके लिया जाता है, और ये देखा जाता है कि ये जो सिंगल स्ट्रक्चर बन रहा है, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, उसका एनर्जी इन सबसे कम है। इसीलिए प्रिफरेबली बेंजीन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि एनर्जी इसका सबसे कम होता है, ठीक है। क्लियर है बेंजीन का स्ट्रक्चर? क्लियर है सबको? एक बार आप देखिए, और इसको आप एक बार फिलहाल कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए फटाफट आप सब एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसको आपको देख के लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के वक्त ये बहुत कंफ्यूज करता है हम लोगों को। इसको एक बार फटाफट अपने कॉपी में बनाइए, स्पेशली इन स्ट्रक्चर को, जो मूवमेंट मैंने दिखाया है इलेक्ट्रॉन्स का 1 2 3 4 5 को, 4 5 और 6 को। बन के हो जाए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में कोई डाउट है किसी को? बाकी लोगों को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको बनाइए और व्हाट्सएप कीजिए मुझे बनाने के बाद तुरंत। ठीक है, क्वेश्चन है, इसे इसको बनाने का प्रयास कीजिए और आंसर जो है आपका व्हाट्सएप में मुझे भेजिए। बन रहा है। हाँ, इसका भी 5-6 स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो ध्यान से बनाएंगे।
वन और